स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आमिर सर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुआ। बेटे आज चूंकि हमने क्लास सेवन्थ के जो डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, हालांकि वो किसी भी क्लास फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ तीनों क्लासेस के लिए सेम चलेगा। इवन अगर बड़े वाले क्लासेस 8 9 10 वाला भी देखना चाहता है वो भी देख सकता है। उसमें ज़ीरो से लेकर हीरो तक जितने भी कंसेप्ट्स हैं डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें जो हैं डिफ़ाइन वहाँ पर की है। और अगर बहुत सारी चीज़ें अभी भी डिफ़ाइन करनी है वो हम आगे आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे कि जितना हमने पढ़ा क्या उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आते हैं, क्या उससे उसके रिलेटेड जो है चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेटे याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक जो है, जो आपकी बोर्ड की बुक होती है, उसको भी देखेंगे कि उसमें कितने क्वेश्चंस है। हालांकि वो क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल के हैं, हम कह सकते हैं वो बच्चों वाले क्वेश्चंस है। अभी बच्चे हो सीखने के लिए वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। और इसके बाद जब हम चैप्टर वाइंड अप करेंगे तो एक वर्कशीट आपको मैं दूंगा। उस वर्कशीट के रिलेटेड आप जो है क्वेश्चंस करोगे, फिर मैं आपको ओलंपियाड में जो क्वेश्चंस आए हैं इस रिलेटेड वो दिखाऊंगा कि हम वो चीज़ कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करें। तो हमने आज तक पढ़ा व्हाट द फ्रैक्शन इज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती हैं, और कुछ ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करे कि किस तरीके से हम फ्रैक्शंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आराम से कर सकते हैं। एलसीएम मेथड भी हमने सीखा, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा। जितनी भी चीज़ें वहाँ पर उसके लिए ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें हमने सीखी। होप सो आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे और लेक्चर्स पढ़े होंगे। ठीक है, नाउ थोड़ा सा हम क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी बुक जो है, सॉरी क्लास सेवन्थ नहीं, आज हम सिक्स देखेंगे। कल हम क्लास सेवन्थ की बुक जो है डेसिमल्स की वगैरह देखेंगे। और बिलीव मी, अगर आप सेवन्थ की बुक आप एनसीईआरटी की उठाओगे, जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है ना वो सारी चीज़ें जो है उसको यूटिलाइज करके आप पूरे पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है वो आराम से करोगे अगर आपने सही से पढ़ा होगा। तो आज सेकंड सिक्स्थ क्लास के एनसीईआरटी की बुक के जितने भी क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से हमारी बुक जो है वो दिखाई जाती है। यू नो दैट माय नेम इज़ आमिर फारूक। आई एम वर्किंग एज अ मैथमेटिक्स ट्यूटर इन अन अकेडमी। और पिछले 5-7 सालों से इस फील्ड में वाकिफ़ हूँ। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटे। आप अगर हम क्लास सिक्स्थ की बात करें, क्लास सिक्स्थ में हमारे पास जो फ्रैक्शन चैप्टर है उसके रिलेटेड देखेंगे। आपने बेटे शेड्स देखे होंगे। शेड्स में सबसे पहले अहम बात याद रखिएगा कि जब आपको शेड्स दी गई होगी और वहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट्स उस शेड्स में होगा जो शेड नहीं किया गया होगा, मतलब खाली होगा, और कुछ ऐसा पोर्शन है जो शेड किया गया होगा, उसी के बेस पे हमें अपनी फ्रैक्शंस लिखनी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए बिफोर कि हम आगे जाए, कि जब भी आपको शेड्स के बारे में याद रखना है, जब भी आपको शेड्स के बारे में जो है फ्रैक्शंस लिखनी है, तो आपको इतना तो श्योर होना चाहिए कि जो भी वहाँ पर पोर्शंस है, जो भी वहाँ पर सेक्शंस हुए हैं, जो भी वहाँ पर हिस्से बने हुए हैं, जो भी वहाँ पर पार्ट्स होंगे वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम इस फिगर की बात करें, इसमें एक उल्टा ट्रायंगल है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, या इन्वर्टेड क्या बोलेंगे हम, एक ट्रायंगल है, इस तरीके से एक ट्रायंगल है। आप देखो इसमें कितने भी पार्ट्स हैं ना वो सारे इक्वल एरिया के हैं। चाहे इस पार्ट की बात करें, 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 चारों सेम एरिया के हैं। इसी तरीके से जब हम इस फिगर में देखेंगे बेटा, इस फिगर में भी हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं ना यहाँ पर दी गए वो सारे सेम साइज के हैं। जो भी यहाँ पर फिगर है आप देखो सारे सेम साइज के जो है पिक्चर्स यहाँ पर बने हुए हैं। आपको जब भी फ्रैक्शंस लिखने हैं ना तो यहाँ पर इतना तो श्योर होना है कि जो भी पार्ट्स वहाँ पर बने हुए होंगे ना वो सेम पार्ट्स होने चाहिए, वो सेम एरिया के होने चाहिए, वो बड़े सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद पहले आपको इसमें क्या करना है, आप देखिए कि इसमें टोटल कितने पोर्शंस है, चाहे शेड करके है या नहीं। देखो कितने हैं सर, 1 2 3 4। सर इसमें टोटल 4 है तो ये डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। सर टोटल 4 है, उसमें शेड कितने हुए हैं सर, एक शेड हुआ है, दूसरा शेड हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 शेड हुए, 4 में से 2 शेड हुए। दिस इज द फ्रैक्शन फॉर दिस वेरी मच फिगर। समझ आई बात? इसी तरीके से अगर हम दूसरी फिगर की बात करें, यहां पर बताइए कितने हैं सर, 1
2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है सर, बिल्कुल टोटल 9 है। अब इसमें बताइए शेड कितनों को की गई है सर, 8 को शेड की गई है, तो 8/9 इसके लिए जो मेरे पास है फ्रैक्शन, यानी जितने टोटल है वो नीचे, जितनों को शेड की गई है वो ऊपर लिखिए, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन। याद रखिएगा ये फ्रैक्शन किसकी है, शेडेड पोर्शन की हम निकाल रहे हैं। बताइए इसमें कितने हैं सर, टोटल 8 हैं, उसमें से 1 2 3 4 शेड हुए हैं। थोड़ा सा अगर इसको कैंसिलेशन करें, 4 1 आर 4 4 2 आर 8, तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास फ्रैक्शन है दैट इज 1/2। इसके लिए कितना है सर, दिस इज 1/4। 4 टोटल है, 1 शेड हुए, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, सर टोटल 7 है। शेड कितनों को हुए, 3 को, 7 में से 3 को शेड है। सो दिस इज द फ्रैक्शन। अब मेरे बच्चे इतने यहाँ पर बोले इसके लिए फ्रैक्शन क्या आएगी सर, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर 12 है। उसमें शेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 है सर। सर कैंसिलेशन करें, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, तो 3/4 जो है मेरे पास इसकी फ्रैक्शन है। आपको कैंसिलेशन भी करनी होगी, आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाना है। अब यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर जितने भी हैं सब शेड है ना, आप देखो जितने भी हैं वो सेम है, तो हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर यहाँ पर 10 है, और 10 के 10 जो मेरे पास है वो शेडेड है। 10/10 इज 1, दैट इज 1/1। समझ आ रही है बात, तो इसके लिए 1/1 जो फ्रैक्शन है। इसके लिए बताइए बेटा कितना है सर, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर टोटल 9 है। शेड कितने हैं 1 2 3 4, तो 4/9 इज द आंसर। क्या बात समझ आ रही है बेटा? बताइए इसकी फ्रैक्शन क्या होगी सर, इसकी फ्रैक्शन हमारे पास टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, सर टोटल 8 है। कितनों को फ्रैक्शन, 4 में है सर 4, 4 1 आर 4 4 2 आर 8, 1/2 इज द आंसर। इसमें सर 2 ही हिस्से हैं, तो 1/2, 2 में से 1 हिस्सा है। आप यहाँ पर आंसर चेक करिए, जो भी हमारे आंसर्स ऊपर है, देखो 1/2 यहाँ पर है, तो 1/2 यहाँ पर है, 4/8 4/8 यहाँ पर, इसने तो कैंसिल किया ही नहीं है। अगर आप कैंसिल करोगे भी कोई मसला नहीं है, चाहे आप कैंसिलेशन करो या ना करो, आपके पास आंसर सेम होना चाहिए। क्या मेरे बच्चे इतना तो समझ आया कि हमारे पास शेडेड पोर्शंस में हम फ्रैक्शंस कैसे लिख सकते हैं? सिंपल अल्फाजों में हमें पहले ये याद रखना है कि हमारे पास जब भी फ्रैक्शंस लिखनी है ना, तो हमारे जितने भी सेक्शंस होंगे, पार्ट्स होंगे, वो सेम होने चाहिए, वो एरिया के बराबर होने चाहिए, उनका एरिया इक्वल होना चाहिए। क्लियर? क्लियर बेटा? आगे चले, वेरी नाइस। सेकंड, नाउ यू हैव टू शेड द पोर्शन। आपको नीचे फ्रैक्शंस अब दी गई है, आपको इसी के अकॉर्डिंग शेप करनी है। देखो सबसे पहले आप देखो, इसमें हम शेड कर सकते हैं, तो आप लोग सर शेड हम तब कर सकते हैं जब इक्वल पार्ट्स होंगे। देखो सभी में इक्वल पार्ट्स है सर, 1/6 यानी 6 हैं टोटल, 6 में से 1 को शेड करनी है। सर किसी एक को भी शेड करिए, किसी को भी, आप कोई भी जो है ना इसमें शेड कर सकते हो। सर दिस इज 1/6। सर 4 में से 1, तो ऊपर में बीच वाले को करूँगा। इसमें 3 में से 1, तो 1 को करूँ। समझ आई बात? इसमें 3/4 यानी हमारे पास जितने भी है उनमें 4 में से 3 को शेड करना है। चलो मैं 3 को शेड कर रहा हूँ यहाँ से। समझ आए बात? बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब ये थोड़ा सा मार्कर इस तरीके से है तो इसलिए बाहर निकल रहा है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पर 4/9 टोटल 9 है, इनमें 4 को करना है। देखो कैसे, तो बेटे इसको हम, ये 3 हो गया, इसको हो गया 4। समझ आई बात? तो दिस वी दे फ्रैक्शन, ये हमारे पास फ्रैक्शन गिवन थे, इसके अकॉर्डिंग हमने शेड किया। अगर कोई आप में से कोई दूसरे बॉक्स को शेड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे बॉक्स को भी कर सकता है, कहीं पर भी, ज़रूरी नहीं है इन्हीं बॉक्स को करना है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये देखनी है फ्रैक्शन के मुतालिक। आप देखो टोटल नीचे जो है ना वो टोटल हिस्से होंगे, ऊपर जो होगा उतनों को ही शेड करनी है। समझ आई बात? तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर मैंने बीच वाले को शेड किया, इसने साइड में किया, मैंने नीचे वाले को किया, उसने ऊपर किया। सेम यहाँ पर ये है, तो आप अपने हिसाब से इसको शेड कर सकते हैं। ठीक है बेटा? क्लियर? वेरी गुड। नाउ आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। यहाँ पर हमें देखना है कि एरर कहाँ है, अगर कोई है तो वो निकालिए। देखो यहाँ पर देखो 2 हैं, उनमें से एक 1/2, क्या ये 1/2 फ्रैक्शन सही है?
सर बिल्कुल सही है, 2 में से 1 है। सर 4 में से 1 है तो 1/4 सही है, बिल्कुल सर। इसमें 4 हिस्से हैं तो 3 को हिस्सा है तो 3/4, बिल्कुल सर, इसमें कोई एरर नहीं है। बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला याद रखिएगा, अगर आपके पास सेक्शन सेम नहीं होंगे तो फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। क्या यहाँ पर एरिया सेम है? क्या ये वाला एरिया जो है ऊपर वाले एरिया को बराबर है? ये इसके बराबर है ही नहीं, तो फ्रैक्शंस भी हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंट एरिया के है, ये सेम एरिया नहीं है, तो यहाँ पर भी इस फ्रैक्शन को हम नहीं लिख सकते। एरिया डिफरेंट तो सिंपली इस क्वेश्चन में एरर क्या है? एरर ये है कि इनमें पार्ट्स जो है उनका एरिया सेम नहीं है, वो सेम बराबर नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर लिखा है। सर आंसर क्या है? दूसरे पेज पे है। आंसर है बेटे कि ऑल द फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड। जो भी फिगर्स आपको गिवन है ना बेटा, वो इक्वली डिवाइड नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो इक्वली डिवाइड नहीं है, वो इधर उधर है। फॉर मेकिंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन बनाने के लिए इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि फिगर जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। यानी जब तक हमारे पास फिगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी तब तक हमारी फ्रैक्शन जो है वो काम नहीं करेगी। बात समझ आई? आई होप इतना भी तो समझ आया होगा। ठीक है, पता नहीं पुरानी PDF है तो किस क्लास में शोर किया है। ओके चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो यहाँ पर एक मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, दैट्स कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो मैं लिखाऊंगा वो भी लिख सकते हो। कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। बताइए 8 आवर्स में कितने डेज आ सकते हैं? 8 आवर्स में कितने डेज आ सकते हैं? देखो बेटे, यू नो दैट कि हमारे पास जो 24 आवर्स होते हैं ना, वो एक दिन का होता है। एक दिन 24 आवर्स का होता है। अब कोई नहीं बोलेगा सर दिन तो 12 घंटे का है। नहीं बेटा, दिन जो है ना वो रात के समेत लिया जाता है, 12 घंटे का नहीं, 24 घंटे का होता है। ठीक है, सिंस 24 आवर्स इज 1 डे। अगर 24 आवर्स है, बताइए क्या मैं लिख सकता हूं कि इस हिसाब से 1 आवर जो है वो कितने डेज होंगे? सर वो होंगे, ये 24 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा ऐसे 1 डिवाइडेड बाई 24 डेज। सर अगर 24 डेज जो है 24 आवर्स का एक दिन है तो 1 घंटे में 1/24 डेज आएंगे। समझ आए? और व्हाट वी हैव टू फाइंड, मुझे फाइंड करना है हाउ मेनी डेज आर इन 8 आवर्स, यानी 8 आवर्स में कितना पोर्शन ऑफ डे आएगा, ये ऐसी बात कह रहा है। ठीक है, तो आप 8 आवर्स का निकालना चाहो, 10 आवर्स का निकालना चाहो तो हम लिखेंगे, अगर 8 आवर है ना तो मैं दोनों तरफ 8 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 8 इंटू 1 आवर जो मेरे पास होगा वो बराबर होगा सर 1 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 8। देखो दोनों तरफ 8 को मल्टीप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं चाहूँ तो 8 और कैंसिल कर सकता हूँ, वापस वही चीज़ आएगी। समझने की कोशिश करो बेटा, ये यूनिटरी मेथड है। अगर 1 आवर इतना है तो 8 आवर 8 से मल्टीप्लाई, अगर 9 आवर तो 9 आवर दोनों से मल्टीप्लाई, 10 आवर का निकालना है तो 10 आवर दोनों से मल्टीप्लाई। तो 8 1 आर 8, तो हम लिख सकते हैं 8 आवर में मेरे बच्चे आएगा 8 1 आर 8 डिवाइडेड बाई 24 डेज। तो इसको थोड़ा सा कैंसिलेशन करें सर, कैंसिलेशन 8 1 आर 8 8 3 आर 24। तो 8 आवर्स में कितना आएगा सर? 8 आवर्स में मेरे पास 1/3 डेज आएंगे। समझ आई बात बेटा? इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या किसी और तरीके से लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो 8 आवर्स में 8/24 आवर्स होते हैं। अब अगर ये सारी चीज़ें समझ नहीं आई तो मैंने सिखाया यहाँ पर कि किस तरीके से एक्चुअल में ये आता है। आपको यूनिटरी मेथड में पहले 1 यूनिट का निकालना है। वंस आप 1 यूनिट का निकाल रहे हो ना तो आप कोई भी फिर निकाल सकते हो, चाहे 10 आवर्स का निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, 11 से निकालना है तो 11 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। बात समझ आए बेटा? दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। आप ये आंसर नहीं लिखिएगा, आप ये वाला लिखिएगा। ठीक है, समझ आई बात बेटा? वेरी नाइस। नाउ वी हैव क्वेश्चन हियर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। बताइए क्या फ्रैक्शन होगी घंटे में 40 मिनट की? 40 मिनट की क्या फ्रैक्शन होगी? यहां पर मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर। ठीक है बेटा, ऊपर लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। बताइए 40 मिनट जो है
40 मिनट्स में कितने आवर्स आएंगे, ये इसका मतलब ये है कि बताइए इसमें टोटल कितने आवर्स आएंगे 40 मिनट में। यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है ना बेटा। क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, क्या फ्रैक्शन होगी घंटे की, किसकी बराबर जो होगा 40 मिनट का, यानी हमें बताना है 40 मिनट में कितने आवर्स आएंगे। अब तो ऑब्वियसली वो तो आवर से छोटा होगा तो वो तो फ्रैक्शन में जरूर आएगा। देखो कैसे लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा बेटा ऐसे, सिंस 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। बेटे चूंकि हमारे पास 60 मिनट्स 1 घंटा होता है, तो अगर 60 मिनट्स 1 आवर होता है तो मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाइज 1 मिनट किसके बराबर होगा। तो सर 1 मिनट में ये 60 यहां पर नीचे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, दिस बिकम्स 1/60 आवर। समझ आया। अगर 60 मिनट में 1 घंटा है तो 1 मिनट में 1/60 आवर्स होंगे। तो मुझे कितना निकालना है सर 40, तो दोनों तरफ 40 से मल्टीप्लाई करो। देयरफॉर 40 मिनट्स जो होगा वो बराबर होगा सर 1/60 मल्टीप्लाइड बाई 40। इतने आवर्स होंगे, दोनों तरफ 60 अगर आप 50 मिनट्स निकालना चाहो दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई करो, 60 मिनट्स का निकालना चाहो दोनों तरफ 60 मिनट का निकालो, 120 मिनट्स का निकालना चाहो दोनों तरफ 120 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन बशर्ते ये आपको ये यूनिटरी पार्ट जो है पता चले। अगर आपको एक यूनिट का पता चला तो आप कोई भी यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है बेटा। तो 40 मिनट किसके बराबर होगा, 1/60 इंटू 40। दिस एंड दिस कैंसल, तो बेटे ये आएगा 4/6। दिस इज 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, यानी 2/3 आवर्स जो मेरे पास होगा। दिस इज योर आंसर की, यानी 40 मिनट जो है वो हमें 2/3 फ्रैक्शन देगा घंटे की। ये इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आपको 40 नहीं 50 मिनट का निकालना है तो यहां पर इस इक्वेशन में 50 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे सर, वो होगा ऐसे, 50 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 50। ये कैंसल, तो ये आएगा 5/6 आवर्स। समझ आई बात। यानी अगर आपको ये यूनिटरी मेथड पार्ट समझ आया तो आप कोई भी पार्ट निकाल सकते हो। ठीक है। मैथमेटिक्स सीखने की कोशिश करें, गोटा याद नहीं रखना है। ये यूनिटरी मेथड सीखो। अगर आपको गिवन कंडीशन है तो उसमें एक यूनिट का निकालने की कोशिश करो, देन आफ्टर जितने भी आपको निकालने हैं ना वो आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये सारा समझ आया होगा। ये आपको क्वेश्चन कॉपी में आपको सिर्फ ये चीज़ लिखनी है, जैसे मैंने लिखा है ना इस तरीके से, ये कॉपी में आपको लिखाना है। ये कॉपी में सवाल, फिर ये। ठीक है बच्चा, आगे चले। वेरी नाइस। हाँ देखो, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बड़े बेसिक क्वेश्चन है, दिमाग पे जोर डालो, आराम से सीख जाओगे। आर्या, अभिनव एंड विवेक, 3 बंदे हैं। आर्या है, अभिनव, अभिमन्यु है और विवेक है। 3 बंदे हैं। कह रहा है शेयर्ड लंच, वो आपस में लंच शेयर करते हैं। आर्या हैज बॉट 2 सैंडविच। आर्या जो है इसने 2 सैंडविच जो है साथ लाए हैं। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड 1 मेड ऑफ जैम। एक जो है वेजिटेबल्स से बना है, एक जैम से बना है। द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। जो बाकी 2 है, यानी आर्या ने लाया, अभिमन्यु और विवेक जो है इन्होंने लंच नहीं लाया, ये भूल गए हैं। Arya agreed to share his sandwiches so that each of the person will have an equal share of each sandwich. आर्या ने इनको बोला ठीक है आप दोनों जो है भूल गए हो, मैं आपसे शेयर करूंगा अपना लंच। यानी जो आर्या के पास लंच है वो ये शेयर करेगा। ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि वो हम इक्वली शेयर करेंगे, मतलब जितना मैं खाऊंगा उतना आप 2 भी खाओगे। ठीक है, इक्वल शेयर होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है, बताइए हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज इक्वल शेयर। बताइए कैसे आर्या जो है ये 2 सैंडविचेस जो है शेयर करेगा, सो दैट
तीनों जो बच्चे हैं, ये तीनों पर्सन्स जो है इक्वल शेयर खाएंगे, यानी इनको इक्वल पार्ट मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव? बताइए कौन सा हिस्सा, उसकी क्या फ्रैक्शन होगी, उसको फ्रैक्शनली कैसे दिखाएंगे जो हर एक पीस मिलेगा हर एक बच्चे को। देखिए बच्चे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सैंडविच इस तरीके से, सर एक सैंडविच ये है, सर दूसरा सैंडविच ये है, ठीक है। मैंने बोला सैंडविच ऐसा है, तो आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, ठीक है। अभी मैं ऐसे कर रहा हूं, थोड़ा सा मान लीजिए ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। चले गोल बनाएंगे सो दैट आपको पूरा समझ आएगा। चलो सैंडविच इस तरीके से नहीं, गोल सैंडविच है आज आर्या साहब ने गोल सैंडविच लाया है। मान लीजिए ये एक सर्कुलर सैंडविच है इस तरीके से, दूसरा ये है, ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं, आप फिगर वाइज से भी ले सकते हो। अब ये जो है ना, अगर आर्या इसको 3 हिस्से करेगा ऐसे, इसको भी 3 हिस्से करेगा, इस सैंडविच को भी, तो ये वाला 1 हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, 1 हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है। तो यही बोला, आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। किस क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले, बताइए आर्या किस तरीके से इन सैंडविचेस को डिवाइड करेगा सो दैट तीनों को सेम जो है मिलेगा। तो बेटे क्या करेगा, आर्या जो है हर एक सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक हिस्सा एक को देगा, इसमें भी एक हिस्सा उसको देगा, दूसरा हिस्सा दूसरे को देगा, तीसरा हिस्सा तीसरे को देगा, यहां पर भी सेम। तो आया ना, देखो अगर 1 1 है, आर्या को मिलेंगे 1 1, दूसरा है अभिमन्यु को 2 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा विवेक को। तो आए ना इक्वल शेयर। और कैसे, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए हर एक पीस की फ्रैक्शन क्या है, तो मैं बोलूंगा बताओ ये इसकी फ्रैक्शन क्या है। तो मैंने आपको बोला है फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, फ्रैक्शन हम निकालते हैं सर जो शेडेड पोर्शन है, पहले टोटल कितने हैं सर 3, शेड कितने हैं 1, तो 1/3 एक पोर्शन होगा। आई बात समझ में, फिर से बोल रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं बताइए इस पार्ट की जो है ना फ्रैक्शन क्या है, तो आप लोगे सर ये 3 पार्ट्स है, इसमें एक को शेड है, तो 1/3 हर एक पीस को दिखाएगा। तो यही दूसरे का आंसर है, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो 1/3 पार्ट जो है ना हर एक बच्चा रिसीव करेगा। समझ आया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि आर्या जो है ना वो इन सैंडविचेस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, हर एक को ईच पार्ट देगा, और हर एक पार्ट जो है ना उसकी फ्रैक्शन 1/3 होगी, जो मैंने आपको सिखाया। क्या बेटे समझ आई बात? मुझे लगता है इतना तो समझ आया होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लेक्चर्स लंबे लग रहे हैं, मुमकिन है ना, तो कोई मसला नहीं है, आप एक दिन आधा ही देखिए, दूसरे दिन दूसरा आधा देखिए, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट्स क्लियर करें। मैं आपको फिर से ये चीज़ है ना, पहले सारी कंसेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद सारी बुक जो है वो दिखा रहा हूँ, सो दैट आपके जहन में भी पूरी चीज़ें आए, आपकी बुक जो है ना वो भी साथ साथ क्लियर हो जाए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो बेटा, कह रहा है कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन जो है ना वो ड्राई कर रही है ड्रेसेस को। जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ ना, आप कॉपी पे वो भी लिख सकते हो, वो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर 2 क्वेश्चन लिखा है ना, तो आप ये वाला नहीं लिखिएगा, आप कॉपी पे ये वाला लिखिएगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा। क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है ना, इसको ये वाला नहीं लिखिएगा, ठीक है। उसके बेटे जो मैंने ऊपर लिखा है ना ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, वो ये वाला लिखिएगा। समझ आई बात? ये खुल के हैं ताकि आपके जहन में पूरी बात घुस जाए। ठीक बच्चा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी 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 नाइस, गुड। ओके, कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन जो है ना ये डाई कर रही है ड्रेसेस को, रंग कर रही है। डाई करना मतलब रंग करना, ठीक है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। उसको टोटल 30 ड्रेसेस को डाई करना है। शी हैज सो फॉर फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। अभी तक उसने 20 ड्रेसेस को डाई फिनिश की है। What fraction of dresses had she finished?
बताइए जितने ड्रेसेस इसने फिनिश किए उसकी फ्रैक्शन क्या होगी। मेरे बच्चे पहले मुझे बता, टोटल ड्रेसेस कितने हैं सर? 30 है। बिल्कुल सर, टोटल ड्रेसेस 30 है, उसमें उसने कितने फिनिश किए सर? 20 तो फिनिश किए। तो फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं सर? टोटल, टोटल मेरे पास 3, कितने फिनिश किए? 20। दिस एंड दिस कैंसल, 2/3 इज द फ्रैक्शन, यानी 2/3 फ्रैक्शन होगी टोटल ड्रेसेस जो इसने खत्म किए। क्या बोला? टोटल मतलब 30, उसमें फिनिश किए 20। जैसे मैंने बोला, टोटल डिवाइड में, टोटल डिनोमिनेटर में ऊपर जो है जितनों को हमने शेड किया, जितनों को हमने कंप्लीट किया, जितनों से हमने बात की, समझ आई बात? तो दिस इज 2/3 इज द फ्रैक्शन। किन वाले ड्रेसेस की फ्रैक्शन है? जितना हमने डाइज कंप्लीट की। ठीक है बच्चा, समझ आ रही बात? ठीक है, एक एक पेज में इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि कभी कभार रफ जरूरत होता है, इसलिए ये चीज़ जो है ना ब्लैंक है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चीज़ जो है आपको मैं बताता चलूं कि ये दो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूं, मैं आपको दो चीज़ें पहले पढ़ाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा, देखिए बेटे, हमारे पास नंबर सिस्टम होता है, उसमें डिफरेंट नंबर्स आपको पढ़ने हैं। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो सीखिए बेटे। वो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन जितने हमें आज ज़रूरत है हम वही पहले ही पढ़ेंगे बेटे। उसमें सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेटे, नेचुरल नंबर क्या होता है सर? आप बोलोगे सर अभी विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। बेटे वो चीज़ जो है ना वो चलती है लेकिन थर्ड तक, ठीक है। अब आप बड़े हो चुके तो डेफिनेशन थोड़ी अपडेट करनी है, तो हम लिखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स। क्या लिखेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स। all counting numbers are natural numbers. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल। जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स है वो सारे नेचुरल। सर ये काउंटिंग नंबर है क्या? आपने काउंटिंग नंबर लिखा ये है क्या? बेटे काउंटिंग नंबर वो नंबर होता है जो हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करें, यूज्ड फॉर काउंटिंग। जो हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करें, क्या हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं सर? हम करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या आप काउंटिंग के लिए 2.5 कर रहे हो बेटा? नहीं कर रहे सर। हम 2.5 पॉइंट वाला हम यूज नहीं करते हैं काउंटिंग के लिए। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, और ये ब्रैकेट में ऐसे रखा जाता है क्योंकि ये एक सेट है। वो आपको आगे पढ़ना है, उसको छोड़ो, अभी इतना याद रखो। नेचुरल नंबर्स में सारे काउंटिंग नंबर्स आते हैं बेटे। वो क्या आते हैं सर? 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर्स में पॉइंट वाले नंबर नहीं आते हैं। इसमें काउंटिंग नंबर्स आते हैं जिसको हम गिनने के लिए इस्तेमाल करें। बेटे आपके पास मुर्गियां है, मैं बोलूंगा इनको गिनो, तो आप क्या करोगे? एक मुर्गी, दूसरी मुर्गी, तीसरी मुर्गी, चौथी मुर्गी, करोगे कि नहीं? क्या अगर आपके पास एक छोटी मुर्गी होगी, क्या आप बोलोगे ये 2.5 वाली मुर्गी है? नहीं, पॉइंट वाला हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। दिस इज नेचुरल नंबर, ठीक है। और अगर मैं इन्हीं नेचुरल नंबर के साथ जीरो रख दूं, अगर मैं नेचुरल नंबर्स के साथ क्या रख दूं? जीरो रख दूं, तो वो होल नंबर कहलाएगा। यानी अगर मैं होल नंबर बताऊं बेटे, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो मेरे पास है इनके साथ जीरो कर दो, 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। बेटे ये सारे क्या कहलाते हैं सर? ये होल नंबर्स कहलाते हैं। अब अगर डेफिनेशन किसी ने बोला व्हाट आर होल नंबर्स, तो ये नहीं बोलना वी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, क्योंकि फिर अगर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो है तो उसमें पॉइंट वाले भी नंबर आते हैं, लेकिन ना तो होल नंबर में पॉइंट वाले नंबर आएंगे, ना तो नेचुरल में पॉइंट वाले नंबर आएंगे। समझ आई बात बेटा? तो कैसे लिखे? होल नंबर्स वी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, लेकिन इसमें भी सारे काउंटिंग होते हैं। ठीक है बच्चा, समझ आई बात? तो हम क्या लिखेंगे? ऑल नेचुरल नंबर्स, all natural numbers along with zero, along with zero। तो बेटे ये क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर।
इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर कौन कौन सा नंबर इस्तेमाल हो रहा है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अभी तो हमारे पास नेचुरल नंबर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो मैंने डिफाइन करा। अभी प्राइम नंबर हो रहा है, तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है बेटा। इसके बाद तीसरा नंबर इसमें होता है यूज प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर, ध्यान रखो बेटा। याद रखिएगा बेटा, प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, यानी फैक्टर वो वाली क्वांटिटी होती है जो दूसरे को एग्जैक्टली डिवाइड करे। यानी वो नंबर जो जिसको दो नंबर सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बेटे एक ही नंबर है, तो हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले लिखेंगे फिर मैं समझाऊंगा। और those numbers which has exactly two factors, that is 1 and the number itself. वो नंबर जिसको सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, यानी जिसको सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो जाएगा। एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। एक तो 1, दूसरा नंबर इटसेल्फ। सिर्फ एग्जैक्टली वर्ड यूज करा, इसके बगैर कोई नहीं होगा। जैसे बेटे एग्जाम्पल मैं देता हूं मैं लिखूंगा यहां पर 4, ऐसे में 4 लिख रहा हूं। मैं बताऊंगा इसको बताइए कि कितने फैक्टर्स है, यानी इसको एग्जैक्टली कितने नंबर्स डिवाइड करेंगे। तो आप बोलोगे सर 2 से भी इसको डिवाइड हो जाएगा, 2 2 और 4, तो आंसर मेरे पास 0। सर एक फैक्टर जब 0 आएगा ना रिमाइंडर, तो वही होता है एग्जैक्टली डिवाइड होना। तो सर 2 भी इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 है। वेरी नाइस। 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 4 और 4, रिमाइंडर 0, तो 1 भी इसका फैक्टर है। तीसरा सर 4 से डिवाइड करेंगे, सर 4 1 और 4, रिमाइंडर 0, सर 4 से भी डिवाइड करेंगे। यानी 4 के फैक्टर्स क्या क्या है सर, एक तो 1 है, सर दूसरा 2 है, सर तीसरा 4 है। इसके फैक्टर्स क्या है, मोर देन 2। जिसके मोर देन 2 होंगे ना वो प्राइम नंबर नहीं होता है। इसका मतलब 4 जो मेरे पास है ये प्राइम नंबर नहीं है। इसे बेटे कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बेटा वो नंबर होता है जिसको मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं बेटे, इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये जो मैंने यहां पर बनाया है ना, ये जो एग्जांपल मैंने 4 दी, ये प्राइम नंबर नहीं है बेटे, इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। सर क्यों, क्योंकि इसको मोर देन 2 फैक्टर्स है। सर फिर प्राइम नंबर क्या है, देखो बेटा प्राइम नंबर की एग्जांपल ये लो। एग्जांपल मैं बेटे लेता हूं 5। क्या 5 को किससे डिवाइड होगा सर, एक तो 1 से इसको डिवाइड होगा और दूसरा 5 से। और कोई नंबर है ही नहीं जो इसको डिवाइड करे। तो यही होता है वो नंबर जिसको सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या खुद के खुद नंबर से। 5 को खुद से होगा और 1 से, और कोई नंबर बना ही नहीं है जो 5 को डिवाइड करे। दूसरी एग्जांपल बेटे 7 है मेरे पास, 7 को सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, 7 को सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, 1 और नंबर इटसेल्फ। मेरे पास 11 है बेटे, 11 को सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा। मेरे पास 13 है बेटा, 13 को 1 से डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड हो जाएगा। यानी ऐसे नंबर सिर्फ जिनको सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होगा, जिनके 2 ही फैक्टर्स होंगे, जिससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा, वो फैक्टर कहलाता है। तो ऐसे नंबर्स को मेरे बच्चे क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। यानी 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। समझ आई बात।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल प्राइम नंबर की क्या दे सकते हैं सर? एग्जाम्पल दीजिए। मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, एटसेट्रा। ये सारे प्राइम नंबर्स है। ठीक है, कंपोजिट में मेरे पास क्या है? और याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट नोट, ओलंपियाड बाइट लिख सकते इसको। 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 मेरे पास ना तो प्राइम है बच्चे, ना तो कंपोजिट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक चीज ये याद रखिएगा कि 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। दूसरी चीज है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम। 2 मेरे पास खाली ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होगा प्राइम्स में। बाकी जितने भी नंबर्स आपको प्राइम होंगे ना वो सारे आड होंगे, लेकिन 2 एक खाली ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरी बात समझ आई कि नेचुरल नंबर होता क्या है मेरा बच्चा और प्राइम नंबर क्या होता है। अब क्वेश्चन इसी पे है। क्या क्वेश्चन है बेटा? ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2 से लेकर 12 तक सारे नेचुरल नंबर्स लिखिए। देखो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 क्या है सर? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नेचुरल नंबर्स मैंने आपको पढ़ा है। वेरी नाइस। उसके बाद बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। इनमें जो ये मेरे पास जो मैंने नेचुरल नंबर्स 2 से लेकर 12 तक लिखे, इनमें से जो प्राइम नंबर्स है बताइए उन प्राइम नंबर्स की फ्रैक्शन क्या होगी। इसके साथ इन प्राइम नंबर्स की फ्रैक्शन क्या होगी। देखो बेटा, देखो अगर हम प्राइम नंबर्स इनके बीच में फाइंड आउट करेंगे, मैं बोल रहा हूं फाइंड करिए प्राइम नंबर्स इनके बीच में, प्राइम नंबर्स फाइंड करिए इनके बीच में। तो बेटे मैंने आपको बोला है कौन कौन सा प्राइम नंबर है सर? 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है, 11 है। बस यही प्राइम नंबर है, बाकी सारी कंपोज्ड है। वही लिखा है 2 3 5 7 और 11। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं सर? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर टोटल 11 नंबर्स है, उनमें से कितने प्राइम नंबर्स है? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5/11 इसकी फ्रैक्शन है। यानी प्राइम नंबर्स की फ्रैक्शन कितनी है? 5/11। यानी इन सारे में से सिर्फ 5 फ्रैक्शन जो 5 नंबर्स है वो प्राइम नंबर है। क्या बात क्लियर हुई? तो इसको ऐसे ही सेम लिखना है। अब नव सेकंड वन में बोल रहा है बताइए इनमें से राइट नेचुरल नंबर्स 102 से 13 तक लिखिए। प्राइम नंबर्स 102 103 104 अप टू 113। और इनके बीच में भी जो प्राइम नंबर है उनकी फ्रैक्शन है। देखो 102 से और 103 के बीच में प्राइम नंबर है 103 107 109 और 113। बाकी जितने भी हैं वो कंपोज्ड है। सर कितने प्राइम नंबर्स है सर? टोटल पहले बताइए सर, टोटल कितने हैं सर? टोटल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर टोटल है 12। कितने प्राइम नंबर्स हैं इनके बीच में सर? 1 2 3 तो 4। तो 4/12 जो मेरे पास है वो इसकी फ्रैक्शन होगी। वही तो हम कैंसिलेशन करेंगे, 4 1 और 4 4 3 और 12। तो 1/3 इसका आंसर। समझ आई बेटा बात? उसके बाद बोल रहा है बताइए फ्रैक्शन उन नंबर्स की जिनका क्रॉस हुआ है। कितने हैं सर? टोटल कितने हैं सर? 8 है। क्रॉस कितनों को हुआ है सर? 4। 4/8 इसकी फ्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो मेरे पास है, दिस इज ट्राई यूर सेल्फ होमवर्क है बेटा, और इसका आंसर जो है यहाँ पर लिखा है। मैं आपको बताऊंगा, ये आपका आंसर लिखा है, मैं आपको बताऊँ, ये आप देखिए, लेकिन फिर खुद कोशिश करिए। सो मेरे ख्याल से आज इतना ही रखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे कि इसमें आगे जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम देखेंगे 7.2, लेकिन अभी 7.1 तक ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आंसर है, दिए गए नंबर पे फ़ोन करिए, सिंपली फ़ोन करिए, कोई भी मसला नहीं। अगर मैं उस टाइम नहीं उठाऊंगा, लेट उठाऊंगा, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।